जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप लोगों को पता है, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है आर्मी अग्निवीर का। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में रट कर जाओ, मजा आ जाने वाला है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हुआ हूँ, इसमें आपको 40 करके दिखाना है। मतलब कल आपकी वर्दी पक्की हो जाएगी। 50 क्वेश्चन इसमें से करके आप लोग दिखा दीजिए अभी के अभी। और शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को, क्योंकि कल से पेपर स्टार्ट है। कल से ही आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे ऑफलाइन में जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कल मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन किसके सही हो रहे हैं। हम आपके उस पे भी मिलने आ रहे हैं, सेंटर पे भी मिलने आ रहे हैं। ठीक है, मंजीत सर हम लोग के साथ हैं। 1 मिनट बोलेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं सर। तो साथियों, जैसे अभी तक आपने जोश अभी दिखा रखा है, वैसे 2 दिन की और बात है, आप वैसे ही जोश दिखा के रखिए। आपकी इस बार वर्दी पक्की। आपको पता है ना, अग्निवीर में 21 साल के अलावा आप अग्निवीर में जा नहीं सकते। तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है, इस मौके पर खड़े उतरना है और वर्दी लेके दिखा दो अपने माँ बाप के लिए। क्या बात है सर, जय हिंद। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। आप लोग को पता ही है कि 21 साल से ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है, तो छोटे हैं अभी आप लोगों के अंदर जोश है, आप लोग युवा हैं और आप लोग कर सकते हैं। ये जोश को लास्ट तक बनाए रखिए। ठीक है, और हम पूरी क्लास में जोश के साथ जुटे हुए हैं आप लोग के लिए। चलते हैं पहला क्वेश्चन ही आप लोग के पास शानदार है और हम पूछेंगे आपसे, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। कमेंट में बताते हुए चलिए। मैं बता रहा हूं, ऑप्शन है इसके अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन इम्ब्रे, ग्राहम बेल और जोसेफ प्रिस्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। मित्रों, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट कुक दे दिया है, रॉबर्ट हुक दे दिया है, तो आप लोग रॉबर्ट कुक की जगह रॉबर्ट हुक को मार करके मत चले आइएगा। रॉबर्ट हुक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी मित्रों, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये पूरी मैराथन क्लास है, 50 क्वेश्चन की पूरी मैराथन क्लास है। आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन और आंसर के बीच में हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है, यानी कि पोलियो की जो बैक्टीरिया होती है, पोलियो किसके कारण होता है। एक्चुअली में पूछ रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया या कवक या वायरस किसके द्वारा होता है। तो आपको पता है पोलियो का टीका लगाया जाता है। इसका मतलब पोलियो क्या है, वायरस जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। और पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन आपका था, पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया उर्वरक है, तो यूरिया कैसा उर्वरक है, यूरिया कैसा उर्वरक है, यानी यूरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। यह पोटेशियम आधारित है, सल्फरस युक्त है या मिश्रित है, ये नाइट्रोजनी युक्त है। कैसा है, सल्फर जो यूरिया जो है वो कैसा है उर्वरक है, ये नाइट्रोजनीकृत उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट देखेंगे जल्दी जल्दी करके। क्यों, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है, हम आपका समय नहीं खराब करेंगे। 50 क्वेश्चन ऐसे जो आप एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन करके जाइए जो मजा आ जाए। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में आपको पता है कठोर जल, जिसे D2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। तो भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो मंदक और शीतलक के रूप में, मंदक और शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में कठोर जल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाफट डिस्कस करते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। बस बात यह है कि आप लोग समझते चलिए, मजा आ जाएगा। मृदा में पौधे उगाने के लिए आवश्यक है, भाई किसी भी पौधे को उगने के लिए मृदा में क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, क्या ऐसी चीज है जिसके बिना पौधे नहीं उगेंगे। अब कुछ लोग ऑक्सीजन मार के चले जाएंगे, अरे पाप कर दोगे, पाप अन्याय हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्या होगा भैया, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा भैया, नाइट्रोजन होगा। बिना नाइट्रोजन के कोई पौधे उग नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडों के कंपन से उत्पन्न होती है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये मान लिया एक पिंड है और आप इस पे ऐसे मार देंगे तो इससे जो कंपन होता है, करके होता है ना, वो जो ट्यूनिंग टॉक होता है, ट्यूनिंग फॉक होता है, उसको जो हम लोग करते हैं, जो ऐसा करके आपको दिखता होगा, आपने देखा होगा ऐसे करके होता है ना, पढ़ा होगा, ये ट्यूनिंग फॉक है, इसको जो हम लोग मारते हैं तो ये भिन्न करता है। तो ये किसके क्या होता है, इससे क्या उत्पन्न होता है भाई, जो पिंडों को जो आपस में टकराते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, इससे हमारे ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है भैया, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न
होती है। किससे? जब पिंड के कंपन से, पिंडों के कंपन से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब देखो, अभी इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन पढ़ाया, पहले क्वेश्चन पढ़ाया। अब आपको पता ही है कि 78% क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसी तरीके से सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में अगर वायुमंडल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो भैया वो अपनी नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। आंसर चेक करते हुए चलिए, कॉपी में अपने से दिमाग से बिठाते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है और अंतिम लड़ाई है। ठीक है, इसी बार वर्दी ले लेनी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। रंग की धातुएं ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करती हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन साइंस के एकदम शानदार हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, रंग की वस्तुएं, कौन सा रंग होता है जो सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है? तो वो कौन सा रंग होता है? काला रंग। आपको पता है कि गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में किस कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? तुरंत एकदम विज्ञान पढ़ रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए। फटाक से बताइए, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनने से ऊष्मा बहुत अधिक अवशोषित होती है और आपको बहुत अधिक गर्मी लगने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनिए। सूती कपड़े मतलब सफेद कपड़े पहनिए और सूती कपड़े पहनिए। ठीक है, तो व्हाइट कलर, आप अगर डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछ देता कि किस रंग की वस्तुओं का ऊष्मा में सबसे कम अवशोषित करती हैं, तो किस रंग की वस्तुएं होती है जो ऊष्मा सबसे कम अवशोषित करती हैं, तो हो जाएगा सफेद कलर। क्या हो जाएगा? सफेद कलर। लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा? काले कलर की जो कपड़े होते हैं या वस्तुएं होती हैं सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बस लगातार लगे रहिए, मजा आने वाला है। आयोडीन, आयोडीन के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है? अब भैया ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखेंगे गलत मार के चले आएंगे। ये अगर घेंघा आया तो आप मार देंगे, लेकिन ये गलगंड अगर आ गया, गलगंड, तो गलगंड गले में बड़ा सा निकल आता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? गलगंड बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? घेंघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंघा हो जाएगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इसीलिए कहते हैं ना प्रचार में टाटा वाला नमक खाया करो। ऐसा नहीं है सिर्फ टाटा के ही नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन पाया जाता है, लेकिन पैकेट वाला नमक ही खाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं। अब कल मैंने बताया था, कल वाली वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो स्कर्वी रोग किससे होता है? बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अब ये आप लोग बताइए स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? कमेंट में बता दीजिए फटाक से। ठीक है, कल वाली वीडियो मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, धूप से ही मिलती है विटामिन डी। ठीक, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये शानदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है ऐसा करके कुछ बनाया जाता है ना, तो ये प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो होते हैं, यानी कि जो इंद्रधनुष होती है उसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना समय गंवाए फटाफट रिवीजन करते चलिए, ये लास्ट समय रिवीजन का है और यही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक है? अब ये भैया देख लो भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण अगर हो रहा है किसी भी पौधे में, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? अब आप लोग तो गड़बड़ कर जाएंगे, सर ऊपर देंगे पर्णहरित, ये होता क्या है? हमें पता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सर अगर ये मिल जाए तो हो जाएगा। नहीं, सूर्य प्रकाश। सबसे पहले बच्चे सूर्य प्रकाश मार के आएंगे, क्योंकि बिना उसके प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता, बचपन से पढ़े हो। लेकिन गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि ऑप्शन देखना जरूरी है, क्वेश्चन का ऑप्शन देखना जरूरी है। तो क्या देखेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? तो देखेंगे भैया पर्णहरित, आपको पता है बिना इसके हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये तो चाहिए ही चाहिए, और सूर्य प्रकाश भी चाहिए। तो नीचे वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी, ये वाला, इस वाले ऑप्शन को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा। उपरोक्त सभी सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस फटाफट रिवीजन करते हुए चलिए। मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटियों के डंक में। अगर चींटी काट ली है तो क्या डाला है उसने? मेथनोइक अम्ल डाला है। आपको पता है जैसे ही चींटी काटती है वहां पे धब्बा पड़ जाता है, मतलब वो बड़ा सा चकत्ता पड़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है? फूल जाता है, क्योंकि उसने अंदर क्या डाल दिया है? अम्ल डाल दिया। वैसे भी अम्ल लगता बहुत तेज है, इसीलिए एकदम जल्दी जल्दी लगने लगता है। कभी भी अगर चींटी हो या बर्रैया जो होती है ना,
जो वो होती है मधुमक्खी होती है डंक मार दे तो वहाँ पे खाने वाला सोडा लगा देना चाहिए, ना ही सूजन आएगी और ना ही जलन होगी, क्योंकि उसके अंदर जो चींटियां मधुमक्खी है उसके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, और जो खाने वाला सोडा होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार मिला देंगे वो तुरंत निगलेक्ट कर जाएगा, यानी वो पूरी तरीके से वो डिसमिस हो जाएगा, समझ लो उसका काटना बराबर हो गया, आपको फूलेगा नहीं। तो आज से एक दवा भी जान लीजिए। क्वेश्चन भी आता है कि उसके डंक पे क्या लगाना चाहिए, तो क्षार, कोई भी क्षारीय युक्त चीज लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को, दो न्यूरॉन्स जो होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है पिछली बार वाली ही शिफ्ट में, पिछली बार हुई अग्निवीर के पेपर में 4 बार पूछा गया है। इसे अंतर ग्रंथन कहते हैं। दो ग्रंथियों के बीच का जो गैप होता है या दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतर ग्रंथन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो भैया प्लाज्मा झिल्ली, अब प्लाज्मा नाम सबसे पहले किसने दिया था? प्लाज्मा नाम सबसे पहले, प्लाज्मा झिल्ली, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उस वाले प्लाज्मा की बात नहीं हो रही है, प्लाज्मा झिल्ली की बात हो रही है। तो प्लाज्मा झिल्ली सबसे पहले किसने बताया था? तो ये भाई साहब अपने थे जे.क्यू. प्लोवे, जे.क्यू. प्लोवे, ध्यान दीजिएगा, जे.क्यू. प्लोवे थे। कौन थे? जे.क्यू. प्लोवे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्नेस्ट हाइकल द्वारा कौन सा नियम प्रस्तुत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा ने कौन सा नियम प्रस्तुत किया था? अर्नेस्ट हाइकल का नियम इसके पहले वाली वीडियो में भी बताए हैं, आ रहे हैं क्वेश्चन, इसीलिए बार बार बता रहे हैं। जाति आवर्तन का नियम, कौन सा नियम? जाति आवर्तन का नियम किसमें है? अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो मित्रों जुड़े रहिए, क्वेश्चन सब शानदार है, लास्ट तक वीडियो देखिए, आनंद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? अब ये तो भाई बता ही दो, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। NaCl जो खाने वाला नमक होता है, ये नमक की जगह ये लिख सकता है, खाने वाले नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl होता है। क्या होता है भैया? NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही जमना किसके द्वारा होता है? अभी कल वाली ही वीडियो में मैंने बताया है, कल वाली वीडियो ही साइंस की जो थी 15 वाली, वो उसमें हमने क्या बताया? दूध से दही, तो लैक्टोबैसिलस, इसीलिए कहा जाता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है भैया? लैक्टिक एसिड होता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जिनके द्वारा वो बनता है, दूध से दही बनता है। तो दूध से दही जमना किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है, ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष कहाँ बनता है? अभी मैंने इसके पहले इंद्रधनुष की बात करी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, यानी प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो मित्रों जुड़े रहिए, पूरी क्लास में मजा आने वाला है। बारिश की बाद, आपको पता है बारिश के बाद जब बचपन में हम लोग देखते थे तो खड़े होके देखते थे बारिश हो गई, अभी देखिएगा इंद्रधनुष बनने वाला है। और इंद्रधनुष कहाँ बनता था? क्वेश्चन पूछ लिया, इसके पहले क्वेश्चन पूछा था, दांत निकाल के चले आओगे अगर पढ़ के नहीं गए हो। बारिश की बौछार के बाद, यानी बारिश होने के बाद इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य की ओर बनता है। जिधर सूर्य रहेगा उधर बन जाएगा क्या? इसे देख लोगे क्या? नहीं भैया, जिधर सूर्य है उधर तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। सूर्य के विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा, आसमान में अगर सूर्य भगवान इधर निकले हुए हैं तो और बारिश हो गई है, तो आपको पता है इनके जस्ट विपरीत वाली दिशा में इधर आपको 7 रंगों की बढ़िया सुंदर सी इंद्रधनुष देखने को मिल जाती है। और जब शाम को बारिश होती थी तो हम लोग स्कूल से आते थे, छत पे चढ़ जाते थे, क्या देखने के लिए? इंद्रधनुष देखने के लिए। अब क्वेश्चन आ गया, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में। अब मैं बता देना, कहीं भी बन जाती है, बिना सूर्य के प्रवाह किए कहीं भी बन जाएगी। रात में थोड़ी बन जाएगा, लेकिन दिन में ही बनता है, इसलिए कहाँ बनेगी? सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, चलते चलिए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कल क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है ये क्वेश्चन, फिर बता दूं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पौधे की वृद्धि के कौन सा उदाहरण नहीं है? ये नहीं शब्द बहुत खतरनाक होता है। क्वेश्चन को ध्यान से आपने नहीं पढ़ा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ चेक
क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपका पेशेंस चेक होता है, टाइम मैनेजमेंट चेक होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट गंदा कर दिए, कहीं ईगो अपना फंसा दिए, कहीं घमंड फंसा दिए क्वेश्चन पे, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही था, ये तो आना ही चाहिए था, और नहीं आया और वो क्वेश्चन फंस गया, तो आप पूरा एग्जाम छोड़ करके आ जाएंगे, उसी क्वेश्चन पे सारा समय दे देंगे आप, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है एग्जाम, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक बार में टिक लगा करके आगे बढ़ जाइए। एक पौधे की वृद्धि, नहीं भैया ये तो रासायनिक परिवर्तन है। एक बार पौधा बड़ा हो गया, दोबारा मार के उसको छोटा कर सकते हो क्या? नहीं। तो जो परिवर्तन दोबारा नहीं हो सकता, यानी रिवर्सिबल नहीं है, परिवर्तन से परिवर्तन नहीं हो सकता है, मतलब एक बार मैंने पानी से बर्फ बना दिया तो बर्फ से पानी बन सकता है? हाँ बन सकता है, तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। और जो ये ऐसा रिवर्स ना हो सके वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। एक बार पौधा बढ़ गया, क्या उसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे में जंग लगना, एक बार लोहे में जंग लग गई, फिर वो लोहा खराब हो गया, फिर से उसको लोहा बना सकते हो क्या? नहीं बन सकता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर इसके बाद दो ऑप्शन और हैं। एक ऑप्शन है पानी का जमना। पानी का जमना सबसे पहले मैंने बता दिया, पानी का जमना और फिर उसका बर्फ बनना, बर्फ से फिर पानी बनना, पानी से गैस बनना, गैस से फिर पानी बनना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है भैया? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये, पानी का जमना, ये भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है भैया? भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और मोमबत्ती का जलना, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, पाप हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा आपके साथ। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, और लेकिन मोम का पिघलना, क्या? मोम का पिघलना, सुन लीजिए, पिघलना। तो मोम का पिघलना क्या है भाई? ये तो देखे होगे ना, आजकल बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे उंगली करके पहले डुबो देते हैं उसमें मोम में, फिर निकालते हैं, फिर पानी में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर मोम में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर पानी में डालते हैं, और ऐसे हाथ बन के तैयार हो जा रहा है, लोग अपने घर पे ले जाकर सजा दे रहे हैं। क्या है? मोम है भैया, ध्यान से देखोगे तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझाने लायक था इसलिए समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन फटाफट देखते चलिए, आनंद आने लगेगा अब आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? यानी जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, उससे रिजल्ट क्या निकला था? कौन सा फायदा हुआ विज्ञान जगत को? तो उससे हुआ परमाणु का नाभिक पता चला। क्या पता चला भैया? परमाणु का नाभिक पता चला, कि परमाणु नाभिक कैसा होता है, क्या होता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और अब देख लेते हैं नीचे इसके ऑप्शन और भी हैं, तो फटाफट देख लो भैया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक ट्रिक बता रहा हूं, याद कर लो। ईंटा, क्या याद कर लो? ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच, यानी ईंटा खड़े होकर के नाचो। क्या करो? ईंटा खड़े होकर के नाचो, ईंटा पर नाच। तो ईंटा, ई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, तो थॉमसन, कौन हो जाएगा? थॉमसन, जे थॉमसन। किसने इसका किसने किया था? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। पर प से क्या है भैया? प से प्रोटॉन है, तो र से रदरफोर्ड है। कौन है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक, फोर्ड, रदरफोर्ड। कौन? प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। नाच, तो ना क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या भैया? ना न्यूट्रॉन है। च से चैडविक, क्या नाम है? चैडविक। ठीक है, चैडविक। तो किसने खोजा था? न्यूट्रॉन किसने खोजा था? चैडविक ने खोजा था। ठीक है, ये हो गया ईंटा पर नाच। आपको ये भी तीनों तैयार हो गए। तो इलेक्ट्रॉन किसने किया? जे थॉमसन ने, प्रोटॉन किसने किया? रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन किसने किया? चैडविक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। कल मैंने बताया था कि बोरेक्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट। अब याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ ले, जो बोरेक्स होता है, जो बोरेक्स होता है जिसे सुहागा हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुहागा बोलते हैं। तो जो बोरेक्स होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। क्या नाम है? सोडियम टेट्राबोरेट। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है, क्या रासायनिक सूत्र क्या है? अब इसका रासायनिक सूत्र अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7, Na2B4O7 10:2, Na2
B4O7 10H2O होता है क्या, बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मूला। और बोरेक्स को ही क्या बोलते हैं भैया, सुहागा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, सुहागा। ठीक है, सुहागा बोलते हैं, सुहागा कहो या बोरेक्स कहो या सोडियम टेट्राबोरेट कहो, सब बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा इनमें से किस माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। अब नाभिक में कई तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो नाभिकीय कौन सी अभिक्रिया है जिसके द्वारा रिएक्टर में, अब जितने भी ऐसे रिएक्टर हैं, नाभिकीय रिएक्टर हैं जहां से बिजली बनाई जाती है, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। क्या भैया होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और परमाणु बम जो होते हैं वो भी इसी पर कार्य करते हैं, इसी क्रिया पर, किस पे, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय संलयन, तो हाइड्रोजन बम जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन बम, यानी हाइड्रोजन बम जो होता है, बम होता है, ठीक, ये हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पे काम करता है भैया, नाभिकीय संलयन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर। हाँ, अगर ये पूछ ले सूर्य में ऊर्जा किसके कारण होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन आपका नाभिकीय रिएक्टरों में होता है। और जो परमाणु बम होते हैं, परमाणु बम में भी नाभिकीय विखंडन ही होता है। इसीलिए नाभिकीय संलयन जो है वो अधिक खतरनाक है, किसका, हाइड्रोजन बम वाला। इसीलिए हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अधिक खतरनाक है। एक बार परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई फिर उसे रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डवेन उपकरण, जो बिल्डवेन उपकरण है किसको मापता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक उपकरण है, बिल्डवेन क्या है, एक उपकरण है, ये किस चीज को नापता है, तो ये किस चीज को नापता है भैया, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये किसको नापता है, पवन की दिशा को नापता है। क्या नापता है, पवन की दिशा को नापता है। पवन की दिशा नापने के लिए बिल्डवेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो आपको पता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव होता है। तो उसमें से क्या होगा, विद्युत घंटी। आपको पता है घरों में जो बेल लगी होती है वो किस पर आधारित होती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर आधारित होती है भैया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। और जो विद्युत बल्ब होता है ये किस पर आधारित होता है, विद्युत धारा के प्रकाशीय या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसी तरीके से जो घर में वो चलता है, कहते हैं ये प्रेस, स्त्री मतलब प्रेस जो होता है आपका, प्रेस किस पर होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा को बदलते हैं, तो हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं, सारे पौधे रासायनिक ऊर्जा में। किस में परिवर्तित कर देते हैं भैया, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किसको, हरे पौधे जो सौर ऊर्जा उनसे प्राप्त होती है उसको किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है, कौन सा पोषण पाया जाता है, स्वपोषी पोषण पाया जाता है। तो स्वपोषी पोषण वाले कौन होते हैं, जो खुद से अपना वो बना लेते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। तो जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वो खुद से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये सबसे ज्यादा आपको टीवी में ऐड में देखने को मिलेगा। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, अभी क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा गया है जीडी के क्वेश्चन में कि वृद्धि हार्मोन, क्योंकि हाइट चाहिए आर्मी में जाने के लिए, तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पीयूष ग्रंथि कहते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बार बार ऐड देखेंगे, ऐड में कहेंगे कि ये हमारी दवा जाती है दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड को इस बात के लिए प्रभावित करती है कि वृद्धि हार्मोन जो होता है उसको स्रावित करे। अजीब बात है लेकिन फिर भी ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी से टकराए उड़ सकते हैं। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए लगातार उड़ सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है, वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। वे चलने के दौरान पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं।
तो जिससे उनको पता चल जाता है कि आगे कोई वस्तु है या नहीं, और बहुत स्पीड से उड़ते हैं चमगादड़, फिर भी वो लड़ते नहीं है। उसका रीजन यही होता है कि पराध्वनिक तरंगों के द्वारा तुरंत जान जाते हैं कौन सी वस्तु हमसे कितनी दूर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन शानदार चल रहे हैं भैया, मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। वेग की मूल इकाई क्या है? वेग की मूल इकाई क्या है? आपको पता है वेलोसिटी की मूल इकाई होती क्या है? मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है भैया? मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहीं मीटर पर सेकंड दिया है। हाँ भैया मीटर पर सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो वेग की जो मेन इकाई होती है क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये पहले मैंने बताया था जेवी प्रिस्टले के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करें? जीवाणु बीटी संश्लेषण कराते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं, बीटी जीवाणु, ये संश्लेषण करते हैं किस चीज का? बीटी जीवाणु किस चीज का संश्लेषण करते हैं? तो ये विष का करते हैं। किसका करते हैं? विष का, जो जहर होता है उसका संश्लेषण कर देते हैं। कौन? बीटी जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीव के जीवन का आधार होता है। तो कोई किसी भी जीव के जीवन का आधार क्या होता है, यानी उनका जो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस पर आधारित होता है? तो उसके अनुवांशिक पदार्थ पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है भैया? अनुवांशिक पदार्थ पे। अनुवांशिक पदार्थ जैसा होगा वैसे ही होंगे आपके क्या? जीव, वैसे ही होंगे आपके जीव। तो जीव के जीवन का आधार क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्न्याशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है? तो अग्न्याशय में जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो कौन सी कोशिका है जो इंसुलिन का निर्माण करती है? तो भैया बीटा है। कौन सी कोशिका है? बीटा कोशिका है जो अग्न्याशय में अग्न्याशय कोशिका में इंसुलिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इंसुलिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? तो मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है भैया? 3 भागों में विभक्त होता है। क्या मनुष्य का तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कितने, नर्वस सिस्टम जो होता है वो कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में विभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या है? तो जो पेड़ होते हैं, अपने पेड़ में जो पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है, उनके 2 मुख्य कार्य क्या होते हैं? ठीक है, तो 2 मुख्य कार्य, उनके मेन काम क्या है? मतलब वो किस लिए लगे होते हैं? वाष्पोत्सर्जन व श्वसन के लिए नहीं भैया, श्वसन और पाचन के लिए नहीं, पाचन वहां नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण सही है लेकिन श्वसन नहीं सही है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या करें? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण सही है और वाष्पोत्सर्जन सही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन के लिए यूज होता है क्या? पत्तियां। 2 मुख्य कार्य पेड़ों की पत्तियों के क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है भैया? ये फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, लेकिन ये लाल वाली चींटी है, ध्यान दीजिएगा, लाल वाली चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बात है, क्वेश्चन शानदार है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम कौन से प्रकाश में होती है? तो आपको पता है सबसे कम किसमें होगी? बैगनी रंग के प्रकाश में होगी। बैगनी रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो सबसे धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो जो सोलर सिस्टम है अपना, ठीक है, केंद्र में सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो ग्रह हैं, ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? तो इसका नाम आप लोग बता दीजिए इन आदमी का। ये भाई साहब कौन थे? ये सन है। ठीक है, इसके बाद ये बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ये क्रम भी याद रखिएगा, ये क्रम भी काम का है। सौर प्रणाली में
पृथ्वी की खोज किसने मतलब सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। इनको फांसी लटका दिया गया था, ठीक है, इनको फांसी लटका, पुर्तगाल के थे, इनको फांसी लटका दिया गया था जब इन्होंने बताया था सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था कि सूर्य केंद्र में है, बाकी सब लोग चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि टॉलमी ने दिया था पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगाता है। तो ये 2000 साल से यही चलता चला आ रहा था, जैसे 1500 सालों से, और जैसे इन्होंने नया ज्ञान दिया तो चर्च ने उठा करके टांग दिया कि तुम गलत बोल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? अब भैया इसको एलिमिनेट करिए आप लोग, विद्युत का कुचालक कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती? प्रवाहित टिन में हो जाएगी, कॉपर अच्छा सुचालक है, आप जानते हैं। लेड लिखा है, इसे पी भी बोलते हैं। लेड मतलब क्या? शीशा या कांच, इसमें कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर इसमें करंट प्रवाहित हो रहा तो हम ऐसे उंगली जब रखते हैं इस पर ऐसे करते हैं तब तक हम लटक गए होते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कांच में कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन निकल है, निकल में भी प्रवाहित होती है विद्युत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? क्या बात, सॉरी, किस अधातु में? शानदार प्रश्न है भैया। कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है? कैसी धात्विक चमक पाई जाती है? धातु की तरीके से चमकता है, ऐसा कौन सा अधातु है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन तो चमकता हुआ, देखो जब नमक लेकर के आइए टाटा वाला, इसे करके इसे फैला दिए तो जो चमक रहे होंगे छोटे छोटे कण, वही चमकने वाले कण क्या होते हैं? आयोडीन होते हैं। लेकिन एक चीज आपको नहीं पता होगा, पेंसिल में जो रॉड लगी होती है ना अंदर ब्लैक कलर की, वो है ग्रेफाइट, और वो कार्बन का क्या है? एक अपर रूप है। और कार्बन का अपर रूप होते हुए भी, यानी एक अधातु होते हुए भी उसके अंदर चमक होती है, वो है ग्रेफाइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन, उपयुक्त में से दोनों, क्योंकि इन दोनों में धात्विक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या बात है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता के लिए? क्या बात है, तो शानदार क्वेश्चन आ गया है किसमें? बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है भैया? तो ये 2 दिसंबर है। क्या है? 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऐसे गंदे प्रश्न बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे गंदे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना हमारे साथ जुड़े रहिए, जो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि तैयारी 1 नंबर की होनी ही चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बीच में आ जाए उन्हें भी हम सॉल्व कर सकें। क्या बात है, मधुमेह के उपचार में उपयोगी है। अब आपको पता है मधुमेह जिनको हो जाता है, मधुमेह मतलब क्या होता है? डायबिटीज होता है। क्या होता है भैया? डायबिटीज होता है। और जिनको डायबिटीज अलग लेवल का हो जाता है, मतलब अलग टाइप का हो जाता है, अलग टाइप का मतलब कहने का मतलब क्या है? एक अच्छे लेवल पर जब डायबिटीज पहुंच जाता है तो उस उम्र में आपको क्या करना पड़ता है? आपको खाने से पहले इंजेक्शन पेट में लेनी पड़ती है। वो इंजेक्शन होती है इंसुलिन की। किसकी होती है भैया? इंसुलिन की। कई लोगों के लिए दिक्कत जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मधुमेह की, तो वो लोग क्या कर लेते हैं? खाना खाने से पहले इंसुलिन लेते हैं, क्योंकि बिना इंसुलिन के आपका खाना पचेगा ही नहीं। मधुमेह में, डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन जाती है। अंतिम स्टेज इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भैया, 50 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो साथियों जय हिंद, आपको पता है, ठीक है, जय हिंद। ये 50 क्वेश्चन थे। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिए, और ये भी हमें बताइए कि और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, क्योंकि आप लोग का पेपर 22 तारीख के बाद लगातार चलने वाला है। हाँ, अगर आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि सर जिस दिन शिफ्ट के बाद आइए तुरंत, और क्या करिए सर, हमें सॉल्यूशन भी बताइए। तो हम क्वेश्चन बच्चों से मंगवा करके, फोन पे मंगवा करके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इकट्ठा करके आपको आंसर भी हम आपको बताएंगे इसी स्टूडियो में। लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग की शानदार क्लास 50 क्वेश्चन की कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मंजीत सर हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सर का स्वागत करते हैं। तो साथियों आप लोग पूरी क्लास अटेंड करिए, आपका इसी में से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। और क्वेश्चन फंसने के बाद आपको 35 क्वेश्चन करके ही अगर आपका नाम आ जा रहा है मेरिट लिस्ट में और 100% आएगा, तो अगर आना फिजिकल की तैयारी करना तो आइए आप प्रयागराज फिजिकल के। आपका शरीर में जितनी जान है उस जान को निचोड़ देंगे, पर इस साल आपको वर्दी जरूर दिखाएंगे। बोलो भारत माता की जय। तो साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। उन सभी फौजी भाइयों तक इसको पहुंचा दीजिए जिसको आप चाहते हैं कि इस बार उसके शरीर पर वर्दी चढ़े। और 35 क्वेश्चन प्लस का टारगेट हम लोग लेके चले हैं, क्योंकि इसके पहले भी जो बच्चे 35 क्वेश्चन प्लस करके आए थे, उनके शरीर पर वर्दी हमने चढ़वाई है। जय हिंद साथियों।